हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कैरिकुलर प्रो। मैं नीतू सिंह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर ये बोले जेनेटिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या फिर सेल का एक पार्ट है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि ये हेरिडिटी मटेरियल है, हेरिडिटरी पार्ट है, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लांट हो या एनिमल हो, उसके कैरेक्टर, उसके शेप के लिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका नेम क्या है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को हम ये बोल सकते हैं कि क्रोमोजोम क्या है? तो क्रोमोजोम इज अ पार्ट ऑफ शेल। किसी भी एनिमल का या प्लांट का क्या होता है, ये पार्ट होता है उनके शेल का। तो हम ये बोल सकते हैं क्रोमोजोम इज अ पार्ट ऑफ शेल। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही अहम पार्ट होता है, जो कि किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोजोम दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्रोमो एंड सोमा। क्रोमो का मीन्स होता है कलर और सोमा का मीन्स होता है बॉडी। अब इसको अगर ये बोले तो इसको किसने बोला था? इसको रंगकाय बोला था। किसने बोला था? स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने इसको क्या बोला था? रंगकाय बोला था। कब इन्होंने खोज किया था क्रोमोजोम की? क्रोमोजोम को डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने। एटीन 1875 में उन्होंने एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा, जिसको उन्होंने क्या बोला? रंगकाय बोला। क्रोमोजोम नेम किसने दिया? स्ट्रासबर्गर ने तो इसकी डिस्कवरी की। और क्रोमोजोम नेम किसने दिया? वॉल्डेयर। वॉल्डेयर ने 1888 में इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या नेम दिया? क्रोमोजोम नेम दिया। अब क्रोमोजोम होता क्या है? क्रोमोजोम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि मैंने बताया, प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन वो क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल में ये किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। अब डीएनए और क्रोमोजोम में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। यही डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड हो जाता है, इसके चारों तरफ एनवेलप बन जाता है, किसका? हिस्टोन प्रोटीन का। तो इसी को हम क्या नेम दे देते हैं? क्रोमोजोम नेम दे देते हैं। तो क्रोमोजोम और डीएनए में डिफरेंस समझ में आया होगा कि अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम और डीएनए में क्या डिफरेंस होता है कि जब ये एक जेनेटिक डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसको बोला जाता है। तो ये क्या होता है? इस पे जब हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन का एनवेलप बन जाता है। इसी को फिर हम क्या बोल देते हैं? क्या नेम दे देते हैं? क्रोमोजोम नेम दे देते हैं। अब ये क्रोमोजोम कब हमें दिखता है? इन मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज में जब सेल डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो ये जो थ्रेड लाइक क्रोमैटिन ये दिख रहा है, ये क्या होता है? थिक हो जाता है और स्मॉल हो जाता है। अगर हम बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर यूं हो जाता है। तो इसको हम क्या नेम देते हैं? इसी थिक और स्मॉल स्ट्रक्चर को ही हम क्या नेम दे देते हैं? क्रोमोजोम नेम दे देते हैं। और ये हमें कब दिखता है? अगर ये हम देखने की बात करें कि ये हमें कब दिखाई देता है, कब विजुअलाइजेशन इसका हम कर सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से मेटाफेज स्टेज में इसको देखा जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम क्रोमोजोम को कब देख सकते हैं? तो क्रोमोजोम को मेटाफेज स्टेज में ही हम देख सकते हैं। और ये कैसा होता है? ये
बहुत ही छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है। इसी छोटे और मोटे स्ट्रक्चर को ही हम क्या नेम देते हैं, क्रोमोसोम नेम देते हैं। ये तो थी इसके ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। अब हम आते हैं, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम जो है वो ह्यूमन में इनकी संख्या कितनी होती है, 46 होती है। सबसे कम अगर बोला जाए तो स्कैरिस में होती है, और वो कितनी होती है स्कैरिस में 2 होती है। सबसे मैक्सिमम अगर बात करें, सबसे मैक्सिमम क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, तो सबसे मैक्सिमम क्रोमोसोम की संख्या ओफियोग्लॉसम में होती है, जो कि एक फ्लावर है, ओफियोग्लॉसम। इसमें कितना पाया जाता है, 1260 होता है, किसमें, ओफियोग्लॉसम में। ये तो थी नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें कितना पाया जाए। सबसे कम अगर पूछा जाए तो सबसे कम स्कैरिस में होता है, जो कि 2 होता है, और ह्यूमन की बात करें तो इसमें 46 होता है, यानी कि हम अगर बोले 23 पेयर। और ओफियोग्लॉसम में कितना होता है, 1260, 630 बोल सकते हैं, 630 पेयर होता है। किसमें, ओफियोग्लॉसम में सबसे मैक्सिमम पाया जाता है। क्रोमोसोम की संख्या सबसे मैक्सिमम किसमें होती है, ओफियोग्लॉसम में होती है। ये तो बात थी नंबर ऑफ क्रोमोसोम की। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं। तो सबसे टॉप पे क्या है, टेलोमियर है। अब ये टेलोमियर क्या होता है, टेलोमियर सबसे एंडिंग पार्ट होता है किसका, क्रोमोसोम का। ये जो सबसे एंड पार्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, टेलोमियर बोलते हैं। सबसे जो, अभी मैट्रिक्स की बात करते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स इज अ लिक्विड सब्सटेंस। मैट्रिक्स इज अ लिक्विड सब्सटेंस which present in the inside of क्रोमोसोम। ये क्या होता है, ये लिक्विड सब्सटेंस होता है, जो कि कहां पे, क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसी मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है, इसी मैट्रिक्स में न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, आयरन, ये सब कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये सब मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं पेलिकल क्या होती है। सेकंड हमारा आता है पेलिकल। पेलिकल क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पेलिकल क्या होती है, पेलिकल ये आउटर मेम्ब्रेन होती है। पेलिकल इट इज अ आउटर मेम्ब्रेन, इट इज अ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम की क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। और ये किससे बनी होती है, ये प्रोटीन से बनी होती है। ये किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। ये क्या होती है, ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल होती है। अब ये तो था मैट्रिक्स पेलिकल के बारे में। अब थर्ड हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सेंट्रोमियर के बारे में। सेंट्रोमियर क्या होता है,
सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का वो पार्ट होता है जहां से दो सिस्टर क्रोमैटिड आपस में क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। इन्हों को क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम सेंट्रोमियर, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये यहां से क्या होती है, यहां से दो सिस्टर क्रोमैटिड आपस में क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। इसी अटैच्ड वाले पोजीशन को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और ये जो सकरा दिख रहा है यहाँ पे, जो ये कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है, संकीर्ण जगह दिख रही है, स्पेस, इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। इसी पे क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है। और सेंट्रोमियर को आप लोग जानते होंगे, सेंट्रोमियर को क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। अब काइनेटोकोर क्यों बोला जाता है, काइनेटोकोर इसलिए बोला जाता है कि जो सेंट्रोमियर पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। कहीं कहीं सेंट्रोमियर की जगह पे आप लोगों को क्या दिख जाएगा, काइनेटोकोर दिख जाएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो सेंट्रोमियर पे जो प्रोटीन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। ये किसमें हेल्प करती है, ये सेल डिवीजन की जब प्रोसेस होती है तो सेल डिवीजन की प्रोसेस में काइनेटोकोर क्या करती है, बहुत ही हेल्प फुल होती है, बहुत ही मदद करती है। किसमें, जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका का जब विभाजन होता है। अब बात करते हैं हम क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा क्या होता है, क्रोमोनिमेटा के बारे में जानेंगे। क्रोमोनिमेटा, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो ये कुंडली नुमा संरचना दिख रही है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। एक्चुअली में ये क्या होता है, ये डीएनए ही होता है। ये जो इसमें प्रेजेंट होता है ये डीएनए होता है, और इस पे जो प्रोटीन की लेयर चढ़ जाती है, प्रोटीन का एनवेलप जब क्रिएट हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। और क्रोमोनिमेटा पे ही क्या होती है, क्रोमोनिमेटा पे ही एक बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ये जो बीड लाइक क्रोमोनिमेटा पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोमेयर बोलते हैं। ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोमेयर बोलते हैं। किसको, ये जो इस पे बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, किस पे, क्रोमोनिमेटा पे जो बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोमेयर बोलते हैं। ये क्या होते हैं, क्रोमोमेयर, ये जीन्स होते हैं जो किस पे प्रेजेंट होते हैं, जो डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है, क्या करते हैं, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक ले जाते हैं। ये वाहक होते हैं, ये कैरियर का काम करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो दूसरा संकीर्ण स्पेस दिखता है, जो दूसरा सकरा हुआ जगह, सक्रिय जगह मुझे दिखती है, यहाँ पे क्रोमोसोम में दिखाई पड़ती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो ये सकरा हुआ स्पेस, ये कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर स्पेस दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब आते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद एक कुंडली नुमा, एक कुंडी के जैसे एक स्ट्रक्चर बना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। या इसी सैटेलाइट को सैट क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कुंडी के आकार का जो स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद, इसी को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं, या फिर सैट क्रोमोसोम के नेम से जाना जाता है। ये तो थे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसको क्रोमोसोम को गुणसूत्र भी कहते हैं,
क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। अब गुणसूत्र से पता चल रहा होगा गुण का कैरेक्टर का जो धागा है, गुण का जो धागा है उसी को क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम नेम दे रहे हैं, गुणसूत्र नेम दे रहे हैं। ये तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात थी। अब हम सेंट्रोमेयर के आधार पर, सेंट्रोमेयर के बेस पे क्रोमोसोम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसकी बात करते हैं। On the basis of centromere, on the basis of centromere क्रोमोसोम डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रोमोसोम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पे, सेंट्रोमेयर के बेस पे। तो फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, on the basis of centromere chromosome divided into 4 parts, 4 type। फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, सेकंड है सब मेटासेंट्रिक, थर्ड है एक्रोसेंट्रिक एंड फोर्थ है टीलोसेंट्रिक। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली जो मेटासेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक का स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो मेटासेंट्रिक में क्या होता है, मेटासेंट्रिक से ही पता चल रहा होगा कि इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो कहां पे होता है, मिड में होता है। इसकी दोनों आर्म जो होती हैं, पी आर्म और क्यू आर्म जो होती है, ये दोनों आर्म क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। किसमें, मेटासेंट्रिक में। मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है वो बीच में होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मेटासेंट्रिक। और इसकी बात करें तो ये किस में दिखता है, ये मेटाफेज स्टेज में दिखता है। अब दूसरा आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, इसकी जो पी आर्म होती है, इसकी जो पी आर्म होती है वो क्यू आर्म से क्या होती है, छोटी होती है। इसकी जो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, ये जो सेंट्रोमियर होता है ये थोड़ा सा ऊपर होता है। इसकी एक आर्म क्या होती है, लंबी होती है, बड़ी होती है, और दूसरी आर्म क्या होती है, छोटी होती है। ये क्या है, ये सब मेटासेंट्रिक है। अब थर्ड आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक में जो आर्म होती है वो बहुत ही, जो पी आर्म होती है वो बहुत ही छोटी होती है। किसके कंपेयर में, क्यू आर्म के कंपेयर में। इसमें जो सेंट्रोमियर होता है ये, अगर ये बोले टॉप पे तो नहीं बोल सकते कि टिप पे होता है, ये बहुत ही ऊपर होता है, ना तो बीच में होता है ना ही थोड़ा ऊपर होता है, ये बहुत ऊपर होता है। पी आर्म के एकदम जस्ट पास में होता है। इसकी पी आर्म क्या होती है, बहुत ही छोटी हो जाती है। अब बात करते हैं टीलोसेंट्रिक की। ये भी किस में दिखता है, ये भी मेटाफेज स्टेज में ही दिखता है, देखने को मिलता है। अब बात करते हैं टीलोसेंट्रिक की। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, इसमें जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर एकदम टॉप पे होता है, टिप पोजीशन पे ही होता है, और इसकी आर्म ऐसे होती है।
इसको हम बोले थे ये आई के आकार का, आई के शेप का दिखता है, आई शेप में दिखता है क्या, टीलोसेंट्रिक। ये अगर मेटासेंट्रिक की बात करें तो ये बी शेप में दिखता है। इसका शेप कैसा होता है, बी शेप जैसा होता है। अगर हम इसको बनाएं तो ये ऐसे करके ऐसे दिखता है। इसमें बीच में क्या होता है, बीच में इसका अगर हम दो सिस्टर क्रोमैटिड बना रहे हैं तो इसमें बीच में सेंट्रोमियर होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये बी शेप में होता है। ये क्या होता है, ये एल शेप में होता है। सब मेटासेंट्रिक जो होता है वो एल शेप में होता है। एक्रोसेंट्रिक जो होता है ये जे शेप में होता है। और जैसा कि टीलोसेंट्रिक की मैंने बात की तो टीलोसेंट्रिक किस शेप में होता है, आई शेप में होता है। ये तो थे किसके बेस पे, सेंट्रोमियर के बेस पे क्रोमोसोम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, कितने पार्ट में बांटा गया है, ये इसकी बात थी। अब हम इसके फंक्शन को जानते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है। क्रोमोसोम के फंक्शन के बारे में, कार्य के बारे में जानते हैं कि गुणसूत्र का कार्य क्या होता है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है, फर्स्ट कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू genetic information in generation to generation। और कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसका मीन्स क्या हुआ कि कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि जो पेरेंट्स में जो लक्षण होते हैं, जैसे हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहते हैं कि किसी का बच्चा क्या है, गोरा है, किसी की आंखें उसकी मम्मी पे गई हैं या उसकी आंखें उसके पापा पे गई हैं, तो ये किसके थ्रू होता है। अगर जब हम कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, ये अपने पापा पे गया है या इसकी आंख जो है अपनी मम्मी पे गई है, इसकी मम्मी पे गई है, तो ये किसके बेस पे होता है, ये इसी क्रोमोसोम के बेस पे होता है। क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट होता है, हर एक कैरेक्टर के लिए हर एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि किस पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। जो भी ह्यूमन किसी भी ह्यूमन की ही नहीं, किसी भी एनिमल की बात कर दें या किसी भी प्लांट की बात कर दें, तो जो उसके पेरेंट्स से जो उसके बच्चे में लक्षण दिखते हैं, कैरेक्टर दिखते हैं, वो किसके रीजन से दिखते हैं, वो इन्हीं क्रोमोसोम के रीजन से दिखते हैं। क्यों, क्योंकि जो क्रोमोसोम पे ये बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जीन ये दिख रहे हैं, ये कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो छोटा है उसके लिए भी क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बहुत लंबा हो गया तो उसके लिए भी क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। हर एक कैरेक्टर के लिए हर एक जीन होता है। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हमारी शेप या साइज में जो भी परिवर्तन होता है, वो सब किसके थ्रू होता है, क्रोमोसोम के थ्रू होता है। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर दिखते हैं वो किसकी वजह से दिखते हैं, किसके रीजन से, क्रोमोसोम के रीजन से। सेकंड क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल for the variation
ये वेरिएशन में जो कैरेक्टर जो वेरी करता है, वेरिएशन भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन। म्यूटेशन में भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? म्यूटेशन में भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। इवोल्यूशन में भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इवोल्यूशन में भी क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तो था इसके फंक्शन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ह्यूमन में जो 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं 23, ये इसमें क्या होते हैं? इसमें 2 टाइप के। 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। 22 क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। और 1 पेयर क्या होता है? 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, या इसी को हम एलोसोम बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम के को ही हम क्या बोलते हैं? येलोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो, ये जो येलोसोम होता है ये सेक्स को डिटरमाइन करता है कि मेल है या फीमेल है। और ऑटोसोम क्या होता है? ये कैरेक्टर को डिफाइन करता है। ये किसको डिफाइन करता है? ऑटोसोम कैरेक्टर को डिफाइन करता है। एलोसोम जो होता है वो किसको डिफाइन करता है? मेल है या फीमेल है। मेल का क्या होता है? यक्स वाई होता है। फीमेल का क्या होता है? यक्स एक्स होता है। जब इन दोनों का क्या होता है? क्रॉस करवाते हैं तो यक्स यक्ष बनता है एंड यक्स वाई बनता है। ये हमारी क्या होती है? ये फीमेल होती हैं और ये क्या होते हैं? मेल होते हैं। तो ये था क्रोमोसोम के बारे में। और क्रोमोसोम की वजह से एक बहुत ही क्रोमोसोम की वजह से एक डिजीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। अभी डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? जब डाउन सिंड्रोम हो जाता है, इसमें जो 21 पेयर होता है, इसकी 21 पेयर की क्या होती है? कॉपी बन जाती है। ये जो 21 पेयर क्रोमोसोम होता है 21 पेयर का, इसकी कॉपी बन जाती है। और इसकी कॉपी होने से क्या होता है? बच्चा जो होता है बहुत ही मंद बुद्धि का होता है। जैसे उसका ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है, तो इसको किस नेम से जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम नेम से जाना जाता है। अगर डाउन सिंड्रोम में बोला जाए, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो बच्चा क्या होता है? मंद बुद्धि का पैदा होता है, यानी कि मंद बुद्धि का बॉर्न होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ये तो थी इसके डिजीज के बारे में। क्रोमोसोम आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जहां पे क्रोमोसोम के बारे में या सेल के बारे में आप लोगों को जहां पे भी कंफ्यूजन हो, जहां पे भी डाउट हो, आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।